हुक्स लॉ। देखो अच्छा एक्चुअली आपको बताया कि एक बॉडी पे जब हम लोग लोड लगाते हैं तो उस पर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, ऐसी बात है। बट एक्चुअली हम सब ये सब चीज़ें पढ़ क्यों नहीं, कारण क्या है? देखो बच्चों, ये सब चीज़ों को पढ़ने का कारण ये है कि हमें कोई मटेरियल लेना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मान लो हम लोग रेलवे में भी परचेज करते हैं मटेरियल का, तो उसमें स्पेसिफिकेशन होती है कि मटेरियल ये होना चाहिए, स्टील होना चाहिए, ये होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। जैसे मान लो ये बेंचेस हैं तो इसमें मटेरियल की स्पेसिफिकेशन होती है। तो एक्चुअली क्या है कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए फिजिबल रहेगा उसको देखने के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो स्ट्रेस हमने जान लिया, हम अगर एक बॉडी पे लोड लगाते हैं तो उसकी वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। लोड मतलब कि स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। अब एक्चुअली क्या होता है, चेक हम टर्म पढ़ते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? देखो बच्चों, अगर आप किसी एक बॉडी पे लोड लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है जितना ज़्यादा लोड लगाओगे उसके हिसाब से अगर लोड बढ़ाते जाओगे तो उसके साथ साथ एक्सटेंशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो एक रबड़ बैंड है, अगर आप रबड़ बैंड को खींचते हो, उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हो, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को आपको मिलती है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, ठीक है। फोर्स कम लगाओगे तो एक्सटेंशन लिमिट होगी। वो तो चलो बच्चे लिमिट की बात अभी बाद में करेंगे, ऑब्वियसली बात है। आप ज़्यादा लगाओगे तो टूट भी जाएगा, डिफॉर्म भी हो जाएगा। इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट स्टार्टिंग में इनिशियली जब आप उस पर लोड लगाते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन होती है। तो देखो बच्चे, लोड एक तरीके से स्ट्रेस से एसोसिएटेड होता है और एक्सटेंशन एक तरीके से किससे एसोसिएटेड होती है, स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप एक बॉडी पे लोड अगर लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा लोड लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी एक लिमिट तक, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो हो सकता है बॉडी टूट भी जाए। ऐसा नहीं है कि लिमिट के बियॉन्ड चले जाए। बट अगर हम कहें हुक्स लॉ क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन एन लिमिट, विथ इन अ लिमिट, एक लिमिट के अंदर। इसे कहते हैं हुक्स लॉ। ऑब्वियसली बात है ऐसा होता है, एक बॉडी पे जब आप लोड लगाते हो तो एक्सटेंशन होती है। अब कैसा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास कोई मटेरियल है या एक कोई पतली सी हमारे पास एक मेटल की वायर है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे लोड और इस पे एक्सटेंशन की एक टेबल प्रोड्यूस बनाई। मैंने इस पे 10 न्यूटन का लोड लगाया, इस पे 0.1 mm की एक्सटेंशन हुई। फिर मैंने 20 न्यूटन का लोड लगाया, इसमें 0.2 mm की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। फिर मैं लोड को बढ़ाया, फिर एक्सटेंशन बढ़ी। जैसे जैसे मैंने देखा है कि इस पर मैं लोड बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे इस पर एक्सटेंशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा लोड लगाओगे उतनी एक्सटेंशन होगी, स्ट्रेस जितना लगाओगे उतना बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ऐसे कहते हैं हुक्स लॉ। जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे बच्चे तो ऑब्वियसली बात है, हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, जब कभी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, उसको हम ई कहते हैं यहाँ पर फिलहाल। और यहाँ पर ई जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इसे कहते हैं। अब एक्चुअली क्या है, देखो अच्छा ठीक है, हमने स्ट्रेस के बारे में जान लिया, स्ट्रेन के बारे में जान लिया, अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में नहीं जाना आखिर ये चीज़ होती क्या है। देखो अच्छा होता क्या है, अगर मान लो अगर आपके पास दो मटेरियल हो, ये बताओ क्या दोनों में लोड लगाओगे तो दोनों में सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी या अलग अलग होगी? हो सकता है किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल क्या है, अलग अलग है। आप कहोगे नेचर अलग अलग है। तो ये जो ई होता है बच्चे, ये मटेरियल के नेचर के बारे में बताता है। भाई कोई मटेरियल है उसका भाई नेचर अलग है, तो उसके अंदर जितना आप लोड लगाओगे उस हिसाब से उतनी एक्सटेंशन नहीं होगी, किसी किसी में ज़्यादा होगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब ठीक है, हम ये जान गए कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, बट एक्चुअली क्या है कि अगर ई की वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो अच्छा, ई की वैल्यू अगर ज़्यादा हो या कम हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मान लो हम इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले आए, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब ई की वैल्यू, जैसे मान लो कोई एक मटेरियल है उसका ई ज़्यादा है, उससे हमें क्या पता चलता है? रुको अच्छा रुको, अगर उसकी ई की वैल्यू ज़्यादा है, या फिर आप इससे बताते हैं, इससे किससे बताते हैं। जैसे मान लो आप एक बॉडी है, ये दो बॉडी से, चलो दोनों बॉडी से आप स्ट्रेस सेम लगा रहे हो, मतलब सेम फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेस क्या है, सेम लगा रहे हैं, ये चेंज नहीं है, दोनों पे क्या है, फिक्स्ड है। दो बॉडी है, दोनों पे सेम लोड लगा दिया, एक का कोएफिशिएंट
ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसमें स्ट्रेन कैसा रहेगा? देखो बच्चे, क्योंकि ये देखो मैथमेटिकली अगर देखा जाए, अगर मैथमेटिकली हमारे पास देखो है दोनों में इक्वेशन है हमारी, ये क्योंकि ये तो कांस्टेंट हमने दोनों पे कह दिया, दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर ए ज्यादा हो तो बी अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर, या फिर आप यहां से भी देख सकते हो, ये इनवर्स रिलेशन में कैसा है? इनवर्स मतलब कि अगर किसी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है तो उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? उसमें उतनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। स्टील जो है बच्चों, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो स्टील में डिफॉर्मेशन अच्छी खासी नहीं होती है, बहुत कम होती है। अगर एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है स्टील। क्या है बच्चों इसका एग्जाम्पल है? स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, किसी मटेरियल का अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी हाई होता है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन उतनी ही क्या होगी? कम प्रोड्यूस होगी, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। जो मटेरियल जितना ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैरी करता है वो उतना ज़्यादा रिजिड मटेरियल कहलाता है। अब आप कहोगे सर ये रिजिड टर्म क्या चीज़ होती है? एक रिजिड टर्म ऐसी होती है बच्चे, रिजिड मतलब कि बहुत रिजिड, जो डिफॉर्म ना हो सके। देखो बच्चे, मैथमेटिकली टर्म होती है जो आती है कि डिफॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। एक परफेक्ट रिजिड बॉडी है क्या होगी? कोई बच्चा बताएगा? परफेक्ट रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें नो डिफॉर्मेशंस हो। कितना भी आप उस पर लोड लगा दो कोई डिफॉर्मेशन ना हो। आप बता सकते हो कोई बॉडी का परफेक्ट रिजिड बॉडी है, उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या वैल्यूज होनी चाहिए उसकी? 0 या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होना चाहिए। देखो इससे क्या होगा, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि एक जैसे ये देखो, अगर ये 0 हो गया, मान लो हम कह रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी ऐसी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती। डिफॉर्मेशन नहीं तो उसका स्ट्रेन क्या हो जाएगा? 0। अगर किसी चीज को स्ट्रेन से 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइटली रिजिड बॉडी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिजिड है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि जो ज़्यादा रिजिड बॉडीज होती हैं, रिजिड मटीरियल्स होते हैं, उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। समझ रहे हो बच्चों? जो स्टील होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जैसे कि हमने अभी आपको हुक्स लॉ के बारे में बताया, तो हमने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड चीज़ बताई। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमें एक कर्व पढ़ना पड़ता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये क्या होता है अब इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि अगर आप इसको समझोगे नहीं तो आपको रटने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी चीज़ फिजिक्स में रटोगे प्रॉब्लमेटिक होती है। देखो बच्चों, मान लो मेरे को चेयर मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, तो उसके लिए मैंने कुछ लोहा मंगाया है, या कोई भी ऐसी एक आइटम मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए मैंने स्टील मंगवाए, 2 अलग अलग टाइप के स्टील मंगवाए। स्टील के भी टाइप्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर अलॉयस की परसेंटेज अगर चेंज हो जाए तो स्टील का टाइप चेंज हो जाता है। अब क्या है, मुझे स्टील की टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग किस चीज़ की? कि भैया ये कितना लोड सह सकता है तो इसके लिए एक बड़ी सी मशीन आती है। तो मैं मशीन तो खरीद नहीं सकता, तो मैं एक टेस्टिंग लैब में इसको लेके चला जाऊँगा। मैं कहूँगा भैया 2 सैंपल हैं, इसको टेस्ट करवाना है। तो क्या करेंगे, इस मशीन में, एक मशीन में इसको क्लैंप कर देंगे। क्लैंप मतलब फंसा देंगे बच्चे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर मैं उनसे कहूँगा कि मुझे कंप्रेसिव टेस्टिंग करानी है या टेंसाइल करानी है। कंप्रेसिव या टेंसाइल मतलब जिस हिसाब से, अगर उस बॉडी पे कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा तो कंप्रेसिव टेस्टिंग होगी। जैसे आप अभी इस पे बैठ रहे हो तो इस पर क्या कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, कंप्रेसिव टेस्टिंग करवाऊंगा। तो वो मशीन क्या करेगी, यहाँ से उस पर लोड लगाना चालू कर देगी, धीरे धीरे बढ़ाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो मैं उसकी रीडिंग्स नोट करूँगा और उस मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ साथ साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसको लेके जाऊँगा तो मैं लोड यहाँ लिखूँगा, लोड, और यहाँ लिखूँगा
डिफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, या कंप्रेशन। इस केस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो धीरे धीरे वो लोड बढ़ाएंगे, मशीन होती है प्रॉपरली, उनको अपने हाथ से तो कुछ करना नहीं है। मान लो 100 न्यूटन का लोड चालू हुआ, डिफॉर्मेशन हुई 0.1 mm, मेटलिक है तो कम ही होती है, बहुत कम होती है। लोड बढ़ाएंगे, डिफॉर्मेशन क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। फिर लोड बढ़ाएंगे, डिफॉर्मेशन ऐसी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लोड डिफॉर्मेशन जैसे हमने कैलकुलेट किया, ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर लोड और डिफॉर्मेशन, एक ग्राफ सा आ जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, कुछ इस हिसाब का ग्राफ आ जाएगा, ऐसा सा ग्राफ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा शेप देख लेना बच्चों इसकी। तो अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब हम लोग देखते हैं तो होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। अब लोड बढ़ाते जाते हैं, डिफॉर्मेशन बढ़ती जाती है। तो ये ग्राफ बच्चे की स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप लोड बढ़ाते जाओगे तो साथ में क्या होता जाएगा, डिफॉर्मेशन बढ़। एक लिमिट तक ऐसा होता है कि आप लोड बढ़ाते जाओगे तो डिफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, बट एक लिमिट के बाद ऐसा नहीं होता है। उस लिमिट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे ए नाम दे दिया, एक ए पॉइंट क्या हो गया, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या हो गया बच्चों, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या हुआ, अप टू दिस लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। फिर इसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब ये क्या चीज होती है बच्चे, ये समझना जरूरी है। देखो बच्चों होता क्या है, इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। देखो बच्चों, हमने मशीन के अंदर से क्लाइंब किया, लोड बढ़ता जा रहा है। अगर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो टूट ही जाएगा, बट एक्चुअली क्या है, जैसे हम बढ़ाते गए, लोड बढ़ाते जा रहे हैं। तो मान लो एकदम से यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच गया, हमने लोड अप्लाई किया, मैंने कहा यार भैया एक काम करो, बंद करो, उसने मशीन को बंद कर दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे बच्चे रबड़ बैंड देखा होगा, इलास्टिक देखा होगा, उसको खींचते हैं। जब लोड लगाते हैं, खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको छोड़ देते हैं बाद में, तो बॉडी अपने आप को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे मान लो रबड़ है, उसको मैंने खींचा, मेटल का स्केल होता है उसे ऐसे करो, वो भी ऐसे रिगेन कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने खींचा उसको, तो उसने आपको रिगेन कर लिया। बट एक लिमिट तक ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लोड लगा दो। कई बार आप बहुत ज़्यादा लोड लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, टूटने से पहले। देखो डायरेक्ट नहीं टूटता है, कई बार क्या होता है, बॉडी अगर आप लोड लगाते हो, छोड़ देते हो, अपने आप वापस आ जाती है। बट एक लिमिट तक अगर ज़्यादा लोड लगा देते हो तो टूटती नहीं है, बट क्या हो जाती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, परमानेंट। मान लो आपके लोअर है, उसके अंदर खराब हो जाए, तो आपकी मम्मी लेके आ जाएंगे, भाई मंगल बाजार से लेके आती हूँ, लगवा दूंगी। तो आप क्या करो, अपने हाथ से खींचने लग जाओ, ऐसे खींच के। और ज़्यादा खींच दिया आपने तो क्या हो जाएगा, वो टूटा तो नहीं, क्या हो गया, ढीला हो गया। तो आपको मम्मी कहेंगे तूने तो ऐसे ही ढीला कर दिया भाई, अब किसी काम का नहीं। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि टूटा, बट उसमें क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये जो लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, ये लिमिट कहती है कि इस लिमिट तक फोर्स रखोगे, और अगर फोर्स हटा लोगे, क्या करोगे, फोर्स को हटा लोगे, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। परफेक्टली अपने आप को क्या कर लेगी, रिगेन कर लेगी पूरी तरीके से। बट अगर इसके बियॉन्ड अगर फोर्स ले गए तो क्या होगा, वो रिगेन करने की कोशिश तो करेगी, बट पूरी तरीके से रिगेन नहीं कर पाएगी। समझ में आया बच्चों? जैसे मान लो आज आप लोगों ने फर्स्ट टर्म कईयों ने तबाह कर दिया होगा, तो अगर आज आप पढ़ने बैठ जाओ तो आज आप फिर भी अपने आप को क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स रिगेन करा सकते हो। बट मान लो आज भी आप पढ़ने नहीं बैठे तो एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद आप रिगेन करने का चांस खो दोगे। समझे बच्चे? तो यहाँ पे एक लिमिट के बियॉन्ड अगर हम चले गए तो उसके बाद रिगेन नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक चले गए तो रिगेन हो जाएगी। तो ये इस लिमिट को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। द लिमिट अप टू विच द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। फोर्स का रिमूवल करेंगे हम बच्चे, संडे तक 1-2 क्लास में नोट्स दे देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लेना। अब मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करके दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसी से देख लेना। तो अगर आप फोर्स को रिमूव करते हो तो अपने आप को क्या कर लेगी, तब तक आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई करना, क्योंकि थ्योरी तो बच्चों आप लोग थोड़ा एंड में भी देख सकते हो, बट हम तो जल्दी से दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गई इलास्टिक लिमिट, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया हमने तो क्या होगा बच्चे, बताओ। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। अब क्या होता है बच्चे, अगर मान लो एक पॉइंट होता है सी, इसके अंदर अगर ज़्यादा और लोड लगाते जाओगे
तो आगे आ जाता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट सी लिख देते हैं इसको यहाँ पे, यील्ड पॉइंट। नेक फॉर्मेशन। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, मेटल की कोई चीज़ हो, आप खींचते हो तो पहले तो उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, बट उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता, मतलब रहेगा सिलेंडर। बट ज़्यादा खींच दोगे एक लिमिट से ज़्यादा तो बीच से ना पतली सी हो जाती है। आप स्प्रिंग की बात कर रहे हो? यार ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ना, ये इसको खींचोगे ना तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खींचोगे तो बीच से ना बिल्कुल नेक हो जाएगी, गर्दन सी बन जाएगी, बीच में बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। लगा के देखो मशीन में, बताता रहा हूँ। ये क्या लोहा तक तोड़ देती है मशीन। अच्छा, मशीन में डालने के लिए कह रहा हूँ, नेक बन जाएगी, पतला हो जाएगा। जैसे मान लो क्ले देखी होगी आपने, क्ले पहले थोड़ी खींच जाती है, बीच में खींचते हो तो क्या हो जाएगी, बीच से ऐसे पतली हो जाती है। ठीक है, नेक फॉर्मेशन इसे कहते हैं। नेक बीच से क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और खींचोगे तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जब बॉडी ऐसे हो जाती है बिल्कुल, मतलब उसकी शेप डिफॉर्म होना चालू हो जाती है, यील्ड, तो इसे कहते हैं यील्ड, बॉडी यील्ड हो रही है, तो यील्ड होने लग जाती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि बॉडी टूट जाती है, इसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं और फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। फ्रैक्चर पॉइंट, इसके अंदर एक पॉइंट और भी हो जाता है, जैसे मान लो इसे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है हमारा, ये डी पॉइंट पे स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, देखो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। खैर चलो यार, एग्जामिनेशन में तो हम लोग 4 पॉइंट भी लोकेट कर देते हैं, हमारे लिए वही बड़ी बात है। 3-4 पॉइंट हमें लोकेट करने होते हैं, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस ही हो जाएगा जहाँ स्ट्रेस मैक्सिमम था। तो ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट, ये 4 पॉइंट ज़्यादा होते हैं। बट अब देखो, अगर मान लो मैंने सैंपल टेस्ट कराया, अगर वो उसको लोड बढ़ाते गया और तो टूट ही जाएगा, आखिरी मुझे क्या देगा, वो 2 पीस दे देगा। बट अगर वो रुक गया, बी पे रुक गया तो क्या होता, बी पे तो बिल्कुल वैसे ही मिलता। अगर वो सी पे रुक जाता तो मुझे परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलता। देखो बच्चे, अब एक्चुअली क्या होता है, इधर देखो, एक होता है इलास्टिक रीजन, एक होता है प्लास्टिक रीजन। एक होता है इलास्टिक रीजन और एक होता है प्लास्टिक रीजन। अब इलास्टिक से क्या मतलब है तो आप समझ गए, बच्चे, रिगेन करने वाला रीजन। और प्लास्टिक मतलब कि जिसमें बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो रही है, वो वाला रीजन, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी आपको हुक्स लॉ के बारे में बताया, तो हमने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड चीज़ बताई। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमें एक कर्व पढ़ना पड़ता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये क्या होता है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि अगर आप इसको समझोगे नहीं तो आपको रटने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी चीज़ फिजिक्स में रटोगे प्रॉब्लमेटिक होती है। देखो बच्चों, मान लो मेरे को चेयर मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, तो उसके लिए मैंने कुछ लोहा मंगाया है, या कोई भी ऐसी एक आइटम मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए मैंने स्टील मंगवाए, 2 अलग अलग टाइप के स्टील मंगवाए। स्टील के भी टाइप्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर अलॉयस की परसेंटेज अगर चेंज हो जाए तो स्टील का टाइप चेंज हो जाता है। अब क्या है, मुझे स्टील की टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग किस चीज़ की, कि भैया ये कितना लोड सह सकता है कि है, तो इसके लिए एक बड़ी सी मशीन आती है। तो मैं मशीन तो खरीद नहीं सकता, तो मैं एक टेस्टिंग लैब में इसको लेके चला जाऊँगा। मैं कहूँगा भैया 2 सैंपल हैं, इसको टेस्ट करवाना है। तो क्या करेंगे, इस मशीन में, एक मशीन में इसको क्लैंप कर देंगे। क्लैंप मतलब फंसा देंगे, अच्छे फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर मैं उनसे कहूँगा कि मुझे कंप्रेसिव टेस्टिंग करानी है या टेंसाइल करानी है। कंप्रेसिव या टेंसाइल, मतलब जिस हिसाब से, अगर उस बॉडी पे कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा तो कंप्रेसिव टेस्टिंग होगी। जैसे आप अभी इस पे बैठ रहे हो तो इस पर क्या कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, कंप्रेसिव टेस्टिंग करवाऊंगा। तो वो मशीन क्या करेगी, यहाँ से उस पर लोड लगाना चालू कर देगी, धीरे धीरे बढ़ाएगी। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं उसकी रीडिंग्स नोट करूँगा और उस मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ साथ साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियस सी बात है,
जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो मैं लोड यहाँ लिखूंगा लोड और यहाँ लिखूंगा डिफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। ये कंप्रेशन, इस केस में क्या हो रहा है कंप्रेशन। तो धीरे धीरे वो लोड बढ़ाएंगे, मशीन होती है प्रॉपरली, उनको अपने हाथ से तो कुछ करना नहीं है। मान लो 100 न्यूटन का लोड चालू हुआ, डिफॉर्मेशन हुई 0.1 mm, मेटलिक है तो कम ही होती है, बहुत कम होती है। लोड बढ़ाएंगे, डिफॉर्मेशन क्या होगी बच्चों बढ़ेगी, फिर लोड बढ़ाएंगे, डिफॉर्मेशन ऐसी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लोड डिफॉर्मेशन जैसे हमने कैलकुलेट किया ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर लोड और डिफॉर्मेशन एक ग्राफ सा आ जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, कुछ इस हिसाब का ग्राफ आ जाएगा, ऐसा सा ग्राफ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा शेप देख लेना बच्चों इसकी। तो अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब हम लोग देखते हैं तो होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब लोड बढ़ाते जाते हैं, डिफॉर्मेशन बढ़ती जाती है। तो ये ग्राफ बच्चे की स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप लोड बढ़ाते जाओगे तो साथ में क्या होता जाएगा डिफॉर्मेशन बढ़। एक लिमिट तक ऐसा होता है कि आप लोड बढ़ाते जाओगे तो डिफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, बट एक लिमिट के बाद ऐसा नहीं होता है। उस लिमिट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे ए नाम दे दिया, एक ए पॉइंट क्या हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या हो गया बच्चों प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या हुआ, अप टू दिस लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। फिर इसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब ये क्या चीज़ होती है बच्चे, ये समझना जरूरी है। देखो बच्चों होता क्या है, इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। देखो बच्चों हमने मशीन के अंदर से क्लाइंब किया, लोड बढ़ता जा रहा है। अगर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो टूट ही जाएगा, बट एक्चुअली क्या है, जैसे हम बढ़ाते गए लोड बढ़ाते जा रहे हैं। तो मान लो एकदम से यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच गया, हमने लोड अप्लाई किया, मैंने कहा यार भैया एक काम करो, बंद करो, उसने मशीन को बंद कर दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे बच्चे रबड़ बैंड देखा होगा, इलास्टिक देखा होगा, उसको खींचते हैं। जब लोड लगाते हैं, खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको छोड़ देते हैं बाद में, तो बॉडी अपने आप को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे मान लो रबड़ है, उसको मैंने खींचा, मेटल का स्केल होता है उसे ऐसे करो वो भी ऐसे रिगेन कर लेती है, ठीक है अच्छे। तो मान लो मैंने खींचा उसको, तो उसने आपको रिगेन कर लिया। बट एक लिमिट तक ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लोड लगा दो। कई बार आप बहुत ज़्यादा लोड लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा परमानेंट डिफॉर्मेशन, टूटने से पहले। देखो डायरेक्ट नहीं टूटता है, कई बार क्या होता है बॉडी अगर आप लोड लगाते हो छोड़ देते हो अपने आप वापस आ जाती है। बट एक लिमिट तक अगर ज़्यादा लोड लगा देते हो तो टूटती नहीं है, बट क्या हो जाती है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है परमानेंट। मान लो आपके लोअर है, उसके अंदर खराब हो जाए तो आपकी मम्मी लेके आ जाएंगे, भाई मंगल बाजार से लेके आती हूँ लगवा दूंगी। तो आप क्या करो अपने हाथ से खींचने लग जाओ, ऐसे खींच के और ज़्यादा खींच दिया आपने तो क्या हो जाएगा, वो टूटा तो नहीं, क्या हो गया ढीला हो गया। तो आपको मम्मी कहेंगे तूने तो ऐसे ही ढीला कर दिया भाई, अब किसी काम का नहीं। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि टूटा, बट उसमें क्या हो गया परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये जो लिमिट है इलास्टिक लिमिट है, ये लिमिट कहती है कि इस लिमिट तक फोर्स रखोगे और अगर फोर्स हटा लोगे, क्या करोगे फोर्स को हटा लोगे, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। परफेक्टली अपने आप को क्या कर लेगी, रिगेन कर लेगी पूरी तरीके से। बट अगर इसके बियॉन्ड अगर फोर्स ले गए तो क्या होगा, वो रिगेन करने की कोशिश तो करेगी बट पूरी तरीके से रिगेन नहीं कर पाएगी। समझ में आया बच्चों। जैसे मान लो आज आप लोग हो, आप लोगों ने फर्स्ट टर्म कईयों ने तबाह कर दिया होगा, तो अगर आज आप पढ़ने बैठ जाओ तो आज आप फिर भी अपने आप को क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स रिगेन करा सकते हो। बट मान लो आज भी आप पढ़ने नहीं बैठे तो एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद आप रिगेन करने का चांस खो दोगे। समझे बच्चे। तो यहाँ पे एक लिमिट के बियॉन्ड अगर हम चले गए तो उसके बाद रिगेन नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक चले गए तो रिगेन हो जाएगी। तो ये इस लिमिट को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। द लिमिट अप टू विच द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। फोर्स का रिमूवल करेंगे हम बच्चे, संडे तक 1-2 क्लास में नोट्स दे देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लेना। अब मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करके दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसी से देख लेना। तो अगर आप फोर्स को रिमूव करते हो तो अपने आप को क्या कर लेगी, तब तक आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई करना, क्योंकि थ्योरी तो बच्चों आप लोग थोड़ा एंड में भी देख सकते हो, बट हम तो जल्दी से दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गई इलास्टिक लिमिट, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया हमने तो क्या होगा बच्चे, बताओ। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा।
अब क्या होता है बच्चे, अगर मान लो एक पॉइंट होता है सी इसके अंदर, अगर ज़्यादा और लोड लगाते जाओगे तो आगे आ जाता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट सी लिख देते हैं इसको यहाँ पे, यील्ड पॉइंट। नेक फॉर्मेशन। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, मेटल की कोई चीज़ हो, आप खींचते हो तो पहले तो इसकी लेंथ बढ़ती जाती है, बट उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता, मतलब रहेगा सिलेंडर। पर ज़्यादा खींच दोगे एक लिमिट से ज़्यादा तो बीच से ना पतली सी हो जाती है। आप स्प्रिंग की बात कर रहे हो? यार ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ना, ये इसको खींचोगे ना तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खींचोगे तो बीच से ना बिल्कुल नेक हो जाएगी, गर्दन सी बन जाएगी, बीच में बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। रिजिड है मार्कर तो। लगा के देखो मशीन में, बताता रहूँ, ये क्या लोहा तक तोड़ देती है मशीन। अच्छा मशीन में डालने के लिए कह रहा हूँ, नेक बन जाएगी, पतला हो जाएगा। जैसे मान लो क्ले देखी होगी आपने, क्ले पहले थोड़ी खींच जाती है, बीच में खींचते हो तो क्या हो जाएगी, बीच से ऐसे पतली हो जाती है। ठीक है, नेक फॉर्मेशन इसे कहते हैं। नेक बीच से क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और खींचोगे तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जब बॉडी ऐसे हो जाती है बिल्कुल, मतलब उसकी शेप डिफॉर्म होना चालू हो जाती है, यील्ड, तो इसे कहते हैं यील्ड, बॉडी यील्ड हो रही है, तो यील्ड होने लग जाती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि बॉडी टूट जाती है, इसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं और फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। और फ्रैक्चर पॉइंट, इसके अंदर एक पॉइंट और भी हो जाता है, जैसे मान लो इसे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है हमारा, ये डी पॉइंट पे स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, देखो इसे कहते हैं पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेस। खैर चलो यार, एग्जामिनेशन में तो हम लोग 4 पॉइंट भी लोकेट कर देते हैं, हमारे लिए वही बड़ी बात है। 3-4 पॉइंट हमें लोकेट करने होते हैं, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस ही हो जाएगा जहाँ स्ट्रेस मैक्सिमम था। तो ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट, ये 4 पॉइंट ज़्यादा होते हैं। बट अब देखो, अगर मान लो मैंने सैंपल टेस्ट कराया, अगर वो उसको लोड बढ़ाते गया और तो टूट ही जाएगा, आखिरी में मुझे क्या देगा, वो 2 पीस दे देगा। बट अगर वो रुक गया, बी पे रुक गया तो क्या होता, रीगेन कर लेगा। बी पे तो बिल्कुल वैसे ही मिलता। अगर वो सी पे रुक जाता तो मुझे परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलता। देखो बच्चे, अब एक्चुअली क्या होता है, इधर देखो, एक होता है इलास्टिक रीजन, एक होता है प्लास्टिक रीजन। एक होता है इलास्टिक रीजन और एक होता है प्लास्टिक रीजन। अब इलास्टिक से क्या मतलब है तो आप समझ गए, वो रिगेन करने वाला रीजन। और प्लास्टिक मतलब कि जिसमें बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो रही है, वो वाला रीजन, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कंप्लीट करने के बाद हमको कुछ चीज़ें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ तक हमने पढ़ा था इलास्टिक रेंज होती है, और ये जो होती है प्लास्टिक रेंज होती है। ये इलास्टिक रेंज होती है और ये प्लास्टिक होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अलग बनता है और ब्रिटल के लिए अलग बनता है। अब आप में से कई बच्चे शायद कहेंगे कि डक्टाइल और ब्रिटल क्या होता है, और कई याद तो होगा बट भूल गए होंगे। तो बताओ बच्चे, प्रतीक क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है जो दैट कैन बी शेप्ड इनटू वायर्स। वो मटेरियल जिनको वायर और शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो डक्टाइल और मेलिएबल कहलाते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। उसको आप ठोक ठोक पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनकी प्लास्टिक रेंज काफ़ी बड़ी होती है। प्लास्टिक रेंज मतलब कि आप उसको ठोकोगे, वो परमानेंटली डिफॉर्म होगा बट टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। जैसे गोल्ड फॉइल, चांदी की वर्क या सिल्वर की वर्क देखी होगी, हम मिठाइयों पे खाते हैं, तो उसको पीटते हैं। जब उसको पीटते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है, ये इलास्टिक नहीं होता है, प्लास्टिक होता है। क्योंकि व्हेन वी कन्वर्ट गोल्ड इनटू थिन फॉइल और सिल्वर इनटू थिन फॉइल्स, दिस प्रोसेस इज प्लास्टिक प्रोसेस। प्लास्टिक प्रोसेस कैसे है, वी आर परमानेंटली डिफॉर्मिंग दैट बॉडी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्लास्टिक मतलब क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो हम जब किसी गोल्ड या सिल्वर फॉइल बनाते हैं तो उसको ठोक ठोक के परमानेंटली डिफॉर्म करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि बस ठोका वापस अपने आप रिगेन कर लिया। तो हम उस पर इतना स्ट्रेस लगाते हैं कि उसकी इलास्टिक लिमिट से वो
ज़्यादा हो, तभी तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, तभी तो उसकी परमानेंटली शेप चेंज होगी। बट ये ध्यान रखना टूटता नहीं है। तो जो मेटल्स होते हैं जो ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल होते हैं उनकी प्लास्टिक रेंज काफ़ी अच्छी खासी होती है, मतलब ये वाली जो रेंज होती है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो ऐसे मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है कुछ इस तरीके का होता है जैसे बोर्ड पे दिखाया हुआ है। ये जो जैसे हमने बोर्ड पे जो डायग्राम दिखाया है, ये जो डायग्राम है ये मेनली किन मटेरियल के लिए है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। इनकी प्लास्टिक रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, ये जो प्लास्टिक रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर आते हैं हम ब्रिटल मटेरियल पे। क्या ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जो एक्चुअली क्या है कि परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होते, स्ट्रेच वगैरह नहीं होते, सीधे सीधे एक लिमिट तक लोड सहते हैं, उसके बाद सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, ब्रेक। जैसे ग्लास, शीशा। तो शीशे अगर हो, ग्लास हो, तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये होता ही नहीं है पोर्शन, सीधे सीधे क्या होता है, ये होता है, यहाँ तक होता है बस। यहाँ के बाद सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको जैसे ग्लास है उसको हैमर मारो वो ऐसा मारते मारते पतला हो जाए, पतला सा ग्लास हो जाए, और मारते रहो और पतली शीट बन जाए ग्लास की, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ब्रिटल होता है वो सीधे सीधे क्या होगा, मेलेबल नहीं होगा, उल्टा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एक लिमिट के बाद। फिर तीसरा टर्म आती है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स बच्चे थोड़ा अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं, वो हुक्स लॉ ओबे नहीं करते। हुक्स लॉ के लिए क्या होता है, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ऐसे, जबकि इलास्टोमर्स का ग्राफ थोड़ा सा ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा होता है, ऐसा सा होता है, ऊपर की तरफ पैराबोलिक टाइप का होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा सा होता है। ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, वो उनका एग्जाम्पल है टिश्यू ऑफ ऑर्टा। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, ऑर्टा क्या होता है बच्चे पता है आप लोगों ने, बायोलॉजी पढ़ी है, हार्ट में ऑर्टा होता है, उसका टिश्यू होता है। अब पता नहीं क्यों इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ, मुझे नहीं मतलब, क्योंकि उसको डेली लाइफ में तो यूज़ करते नहीं, खींच खींच के यूज़ करते नहीं बच्चों। उसके अलावा रबड़ भी इलास्टोमर्स में ही आता है, रबड़ भी परफेक्टली हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, उसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा सा होता है, इन्हें कहते हैं इलास्टोमर्स। तो एक्चुअली क्या होता है, हुक्स लॉ ये कहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, इलास्टोमर्स हुक्स लॉ ओबे नहीं करते प्रॉपरली। फिर आता है बच्चों, ये तो चलो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खत्म हो गया। एक टर्म और आती है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो थोड़ा सा अलग से टर्म है बच्चों। क्या होता है, जैसे मान लो हमने आपको बताया था कि एक रॉड है, एक रॉड में आप लोड लगाते हो, इधर देखो, तो रॉड में लोड लगाने के बाद रॉड खिंच जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है ऐसे ऐसे। अब ये रॉड पतली हो गई और क्या हो गई, लंबी हो गई। तो एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है, मतलब जैसे इसका लेंथ तो बढ़ रहा है, एल पहले एल थी लेंथ, अब डेल्टा एल और बढ़ गई, बट लेंथ तो बढ़ती है, बट इसमें कुछ चीज़ कम भी होती है जो कि क्या है, रेडियस है। रेडियस पहले आर था तो बाद में आर माइनस डेल्टा आर हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, डेल्टा आर क्या हो गया, घट गया। किसी चीज़ को खींचोगे तो पतली और लंबी हो जाएगी वो, ठीक है। तो अब पॉइजन रेशियो क्या होता है, एक रेशियो होता है जो बताता है कि एक रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किससे एसोसिएटेड होता है, लेंथ से। क्या होता था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बता सकते हो? सर वो डेल्टा एल बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद रेडियस, लेटरल। अब एक्चुअली क्या है कि जैसे कोई एक रॉड खींची तो उसकी लेंथ तो बढ़ी बट उसका रेडियस घटा, तो उसके रेडियस में किस तरीके का स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, ये कहलाएगा लेटरल स्ट्रेन। क्या कहलाएगा बच्चों, लेटरल। तो जैसे हमारे पास कोई एक रॉड है, ऑब्वियस सी बात है जब आप रॉड को खींचोगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी बट उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब एक्चुअली क्या है बच्चे, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनका जो रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। ये सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे माइनस आर, आर बाय डेल्टा एल एल। ये है हमारा पॉइजन्स रेशियो। अब एक्चुअली क्या है, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये पॉइजन रेशियो का डिस्कशन का क्या कारण है, बताते हैं बच्चे। इसका कारण ये होता है कि हम एक तरीके से इफेक्ट देखते हैं, कितनी लेंथ में खिंचावट हुई तो उसकी वजह से रेडियस में कितना चेंजेस आया। जैसे कई बच्चे मोटे मोटे होते हैं बचपन में, फिर एकदम से पतले से लंबे हो जाते हैं,
जैसे बच्चे कई आप बता रहे थे, आप बता रहे थे, बड़ा मोटा था। हाँ, तो जैसे ही लंबे हुए पतले लंबे हो जाते हैं एकदम से। तो एक्चुअली क्या है कि एग्जांपल बता रहे हैं, तो यहाँ लेटरल स्ट्रेन एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपने उसे खींचा तो उसके लेंथ और रेडियस में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले, ये हम लेटरल स्ट्रेन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है बच्चे, जब हम किसी रॉड को खींचते हैं तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब आप उसको खींचते हो तो कई बार वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है, वॉल्यूम भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। रेशियो की अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या है कि जब हम स्ट्रेच करते हैं रॉड को तो वॉल्यूम में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस रेंज में पॉइजन रेशियो वेरी करता है, इस रेंज में पॉइजन रेशियो, ये रेंज होती है पॉइजन रेशियो की किसी भी प्रैक्टिकल केसेस के लिए। इस रेंज में पॉइजन रेशियो वेरी करता है। सर वो आपने बीच में 6 बनाया, क्या बनाया? सिग्मा है बच्चे, सिग्मा, सिग्मा है पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे उसके लिए ये हाफ होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं था, क्योंकि एक्चुअली क्या हम ज़्यादा डीप में जा भी नहीं रहे इसके बारे में। तो यहाँ तक बच्चे हम इसे कंप्लीट करते हैं।